नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनतलाव में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम कक्षा 8 की एडगेट पुस्तिका के अध्याय 6 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम गणित विषय की एडगेट पुस्तिका का अध्याय 7 राशियों की तुलना का अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, जैसा कि अपने नाम से स्पष्ट है आपके अध्याय का कि राशियों की तुलना करना। तो राशियाँ क्या होती है और हम इनको कैसे हल करते हैं, ये आज हम इस अध्याय में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में, मतलब भिन्न में लिखना। तो 35/25, अब 35 को 5 से काटा 7 बार और 25 को 5 से काटा 5 बार, तो आपका जो अनुपात आ गया वो क्या है, 7:5। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपका डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करता है। तो मान लीजिए कोई संख्या x है और उसका 4 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 4x। अब 4x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x, अर्थात वो 300 गुना। मतलब आप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पर। यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 करना। तो हम मान लिया वो संख्या 1 से है और गुणित 15%, मतलब 15/100 बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए, 5 से 15 काटा हमने कितनी बार, या हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणित 100/15। 5 से 15 काटा 3 बार और 5 से 100 को काटा 20 बार और 3 से 36 को काटा 12 बार, तो 12 गुणित 20 कितना हो जाएगा आपका, 240। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात 240। इसी प्रकार हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, इसमें 10% की वृद्धि होने पर नया मासिक वेतन कितना होगा। तो देखिए, इसको तो हम मुखाग्रही कर सकते हैं कि 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। तो 50,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55,000। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 55,000। अब चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और इस पर बट्टा 8% है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, बट्टे का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु में के मूल्य में छूट देना, अर्थात डिस्काउंट करना। तो हमें अंकित मूल्य कितना दिया है, 1200 रुपये, और उसमें छूट कितनी दे रहा है, 8%। तो हम क्या करेंगे, 1200 गुणित कितना हो जाएगा, 8% बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, तो 12 गुणित 8 कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, 1200 में से 96 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1104। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पर। एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1220 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें भी बट्टे शब्द का उपयोग किया है और बट्टे को हम क्या बोलते हैं, छूट देना। मतलब जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसको 20 रुपये की छूट दी, तो वो 80 रुपये में पड़ेगी, तो इसी को हम बोलते हैं बट्टा। तो देखिए, इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1220 रुपये में बेची जाती है। तो देखिए, 20 रुपये का तो उसने क्या दे दिया, छूट दे दी। अब बचा कितना हमारे पास, 80 रुपये, और 80 रुपये 80% की वैल्यू कितनी दी है, 1220। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे, एक्स का 80% निकालेंगे। एक्स मान लिया हमने अंकित मूल्य, और उसके बराबर क्या हो जाएगा आपका 1120। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 करना। तो एक्स गुणित कितना हो जाएगा आपका, एक्स गुणित हो जाएगा आपका 80/100, है ना। तो आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणित 80/100 और बराबर कितना हो जाएगा आपका 1120। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1120, और गुणित कितना हो जाएगा 100, और बटे में हो जाएगा आपका 80।
शून्य से शून्य कट जाएगी, ये हम शून्य से शून्य इसमें काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, नीचे 8 बचेगा, ऊपर 112 गुणित 100 बचेगा। तो 8 से 12 को 112 को काटेंगे हम, तो कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8 और 8 चौक 32। या फिर आप छोटी संख्या से काट सकते हैं, जैसे 8 को हमने 2 से काटा 4 बार और 100 को 2 से काटा 50 बार। फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 से इसको काट सकते हैं 112 को, तो कितनी बार कट जाएगा, 4 दूना 8 और बचेगा कितना, 4 8 32। तो कितना हो जाएगा, 28 गुणित ऊपर संख्या जो बचेगी उसका आपस में गुणा कर देंगे, तो 28 गुणित क्या हो जाएगा, 50। अब 28 गुणित 50 जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 की शून्य, मतलब 1400 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। जब 28 में आप 50 का गुणा करेंगे तो आपको 1400 रुपये मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो अंकित मूल्य हमें आया वो 1400 रुपये आया। अब चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। देखिए बच्चों, ये आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले हम ये जानेंगे आय का मतलब क्या, जिसका जो हम कमाते हैं, जिसकी हमें इनकम होती है। व्यय का मतलब क्या होता है, जिसको हम खर्च करते हैं। और इसके बाद बचत का मतलब जो हम खर्च करने के बाद जो हमें बचता है वो हमारी बचत हो जाती है। तो देखिए 50% हम खर्च करते हैं तो बचेगा कितना, 50%। तो x का 50% बराबर हमें क्या दिया, 800। और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो x गुणित 50/100 बराबर 800 हो जाएगा। तो आपका 800 गुणित कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/50। 50 से हमने 100 को काटा कितनी बार, 2 बार, और 2 गुणित 800 कितना हो जाएगा आपका, 1600 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास शुरू में, रोहन के पास शुरुआत में जो धन था वो कितना था, 1600 रुपये था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1600 रुपये। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं, और 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा में, आपके वार्षिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को हम खरीदते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, 12 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, माफ़ कीजिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है, 12 दिया है ना। और उसके बराबर उसने क्या बोला कि 10 कुर्सियों का क्या है आपका विक्रय मूल्य है, मतलब दोनों को बराबर बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखिए हमने क्या करा कि क्रय मूल्य हमारा 12 था और विक्रय मूल्य 10 था, मतलब 2 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। माफ़ कीजिए, 2 का क्या हुआ हमें, हाँ हानि हुई। तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर ही हानि या लाभ निकालते हैं। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 2/12 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका, या अब इस फार्मूले को आप थोड़ा समझ लिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणित 100 और बटे 12 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 12, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 गुणित 100 बटे 12। अब 2 गुणित 100 मतलब कितना हो जाएगा, 200 बटे 12। जब 200 में 12 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16.66%। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16.66%, जो कि लाभ प्रतिशत है। तो बहुत आसानी से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 9। क्या बोला है, शाकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। क्या बोल रहा है कि शाकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा। अब इसका जो वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, कूलर का मूल्य हमें कूलर का मूल्य हम मान लेते हैं कि माना कि कूलर का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब देखिए
इसमें आगे क्या बोल रहा है वो कि भाई जो कर के पश्चात का मूल्य कितना होगा इसका, यह हमें ज्ञात करना है ना। तो देखिए उसने क्या बोला कि कर के बाद जो क्या हो जाएगा, ये 100 से 110 हो जाएगा क्योंकि वो कर सही दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि उसका वास्तविक मूल्य निकालना है कि जो वेट जुड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो पहले का मूल्य था जो हमने माना था बटे कर के पश्चात का मूल्य और गुणित 4400 रुपये। अब इसको इस इक्वेशन को हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, शून्य से शून्य कट गया, 11 से 44 4 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 40, 40 गुणित 100 कितना हो जाएगा आपका 4000 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य 4000 रुपये था। अब इसको हम मुखाग्र भी याद कर सकते हैं कि क्योंकि जो है यदि हम 4000 का ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं कि 4000 का 10% कितना होता है 400, तो 4000 में जब 400 जोड़ेंगे तो 44 आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10 पर। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री सहित 3155 रुपये में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सेम प्रश्न है जैसा हमने उसमें करा था, वैसा के वैसा ही प्रश्न है और इसको भी हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले जैसा कि हमने उसमें पहले माना था वैसा इसमें भी हम मानेंगे पहले, है ना। क्या बोल रहा है कि ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी। तो हम मान लेंगे माना कि वस्तु का मूल्य क्या है 100 रुपये है ना। अब उसने क्या करा कि भाई 4.5% कर सहित उसने खरीदी थी, तो कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा आपका इसका, ये हो जाएगा आपका 104.5। तो आपका जो वस्तु को जो वस्तु का मूल्य माना हमने 100 और कर सहित कितना हो जाएगा 104.5। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले प्रश्न में करा था कि पहले वाला मूल्य मतलब इसका वास्तविक मूल्य निकालेंगे हम। तो वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने माना वाला मूल्य है वो बटे बढ़ा हुआ मतलब कर सहित मूल्य और इनटू में कितना हो जाएगा 3155 हो जाएगा। मतलब 100 बटे 104.5 गुणित 3155, है ना। ये आपका जैसा कि आपने पहले प्रश्न में करा था सेम हमें वैसा ही इसको हल करना है। तो 3150 आपका माफ़ कीजिए 3155। अब इस जो दिया है इसको हम हल करेंगे तो हम क्या शून्य यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर शून्य बढ़ जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे काटेंगे, है ना। तो आप चाहें तो उसको सबसे पहले 5 से काट सकते हैं क्योंकि इकाई अंक 0 5 और 5 है, तो हम बहुत आसानी से इनको 5 से काट सकते हैं। तो 5 से काटा तो 5 दूनी 10, भागने जाए उसकी शून्य, 5 नंबर 45 और 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 2 शून्य। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको काटेंगे। तो ये या फिर आप अगली स्टेप में इसको लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो कितना बचा हमारा 200 बटे 209 गुणित 3155। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चाहें तो फिर वापस थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, है ना। तो जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि यदि हम 19 का पहाड़ा 11 बार बोलते हैं तो कितना आता है 209 आता है और ये हो जाएगा 3155। अब बताइए ये किससे कट सकता है 3155। तो अब देखिए इसको क्या हमने क्या करा कि 200 बटे 11 गुणित 19 और गुणित में हो जाएगा 3155। अब जब हम इसको काटेंगे, है ना, तो ये आप जब इसका भाग दोगे 200 में 209 का भाग दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं 11 का 200 में जब 11 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 18.81 और गुणित में कितना है आपका। फिर जब हम 19 से इसको काटेंगे 3155 को तो कितना आ जाएगा हमारा 1 दशमलव और
ये हो जाएगा आपका 1.6, नहीं 19, एकम 19, और फिर आपका हो जाएगा 100, 166 और 0.05, 3, है ना। तो ये हमने इसको भाग दे के कर लिया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3019.17, और यही हमारा क्या है, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है, जो कि लगभग में है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, कठिन है, लेकिन यदि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो हमें बहुत आसान लगेगा, ये बहुत इजीली हम इसको कर पाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कि 1000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित हो। देखिए बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हमें एक फार्मूला पता है चक्रवृद्धि ब्याज का। हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ए का मतलब होता है अमाउंट, मतलब मिश्रण, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और आर का मतलब होता है रेट, और एन का मतलब होता है वर्ष, है ना। तो एक फार्मूला है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 अब हमें सारी चीज़ दे रखी है, हम मान रख देते हैं। पी का मान दिया है, कितना दिया है 10,000, और ब्रैकेट में 1+r 5% दिया बटे 100, और वर्ष दिया है 2। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000, और ये हो जाएगा आपका 105/100, 2 बार लिखेंगे 105, क्योंकि 2 वर्ष है, तो 105/100 गुणित 105/100। अब देखिए, शून्य से शून्य कट जाएगी आपकी, चारों शून्य नीचे वाली, है ना। तो आपको क्या करना है, अब आपके पास ऊपर क्या बचा, 105 गुणित 105 बचा। बस इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो करते हैं गुणा हम इसका, 105 में 105 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका 11,025, है ना, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अतः चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्या मिलेगा, 11,025 रुपये। तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को हम फार्मूले के माध्यम से हमने हल कर लिया। यहाँ से हमने एक फार्मूला भी सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, देखो ये तो हमने क्या निकाला था, मूलधन। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा आपका, 1125 में से 10,000 घटा देंगे तो 10,025 रुपये आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न को देखा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आपको क्या दिया है, 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें एसआई का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, और सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। तो एसआई निकालेंगे तो एसआई क्या हो जाएगा, पी मतलब 45,000 गुणित 10, मतलब क्या होता है आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित समय गुणित दर बटे 100। तो आपका जो मूलधन कितना दिया है, 45,000 दिया है, दर 12% और समय 5 वर्ष बटे 100। तो अब हम इसको हल करेंगे, 45,000 गुणित 12 गुणित 5 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 450, और 12 का 5 में करें तो 60, और 450 में 60 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 27,000 प्राप्त होंगे, है ना। तो ये क्या आ गया, हमारा एसआई आ गया। ऐसा कैसा है, हम क्या निकालेंगे, सीआई निकालेंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और फिर दोनों का अंतर निकाल देंगे। इसका एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये यदि आपको ज़्यादा अंकों में आता है तो तब तो हमें डिटेल में करना रहेगा, लेकिन यदि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर का मतलब होता है रेट मतलब दर, और एन का मतलब होता है आपका टाइम, है ना। अब इसमें मान रख देते हैं, पी का मतलब, पी का है 4500 ब्रैकेट में 1+12/100 की पावर 5,
45,000 और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 और दोनों की पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 5। मतलब इसका हमें क्या करना है 5 बार लिखना है। तो 112/100 गुणित 112/100 गुणित 112/100 गुणित 112/100 इसे हम 5 बार लिखेंगे। और 5 बार लिखने के बाद जो चीज़ कट रही है उसको काट देंगे और बचे जो है उसका आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 3 शून्य है ऊपर, 3 शून्य कट जाएगी, है ना। अब ऊपर क्या बचा आपका 45 और 5 बार 112 और नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा है आपका 10 गुणित 100 गुणित 100। तो इनका आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, है ना। तो चलिए हम कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। नीचे क्या बचेगा आपके पास, आपकी 1 पे 7 शून्य बचेगी, है ना, क्योंकि 300 है और एक 10 है तो ये लिख देंगे हम। और ऊपर की संख्या का और नीचे की ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे और नीचे की संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास इसका जो फाइनल उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा 79,305.37। ये आया, ये इस प्रकार से जो आएगा वो हमारा क्या आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 79,305.37। अब एक बार गुणा करके देखें और नीचे की जो संख्या है उससे भाग करके देखें तो आपको यही प्राप्त होगा 79,305.37, है ना। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये आ गया 79,305.37। ठीक, अब हमारे पास साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनका अंतर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे 27,000 को, मतलब SI को CI को CI में से SI को घटा देंगे, है ना। जैसा कि मैंने बताया CI का मतलब क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो CI के लिए हम क्या करेंगे आप जो ये आपका जैसे अमाउंट आया था माफ़ कीजिए इसमें ये आपका अमाउंट आया था, अमाउंट में से हम 45,000 घटाएंगे अभी तब जाकर हमें CI प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे 45,000 घटा देते हैं 79,305 में से तो हमें क्या प्राप्त होगा। सभी बच्चे वो वीडियो पॉज करके घटा के देखें 79,305 में से हम 45,000 घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा 34,305.37। ये आया है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI। अब हम क्या करेंगे ये जो 34,305.37 है इसमें से SI अर्थात साधारण ब्याज को घटा देंगे तो अंतर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो 27,000 में ये हो जाएगा आपका 34,305.37। तो आपके पास कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 7,305.37, है ना। 7,305 क्योंकि 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 और 4 वो 7, है ना। तो 7,305.37 ये आया हमारे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये प्रश्न भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन इसकी मैं एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूँ जो आपको बहुत आसानी से, या फिर मैं अगले वीडियो में जब भी बनाऊंगा तो इसकी एक शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको जिसको आप बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से हल कर पाएंगे। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी बहुत अच्छे समझा, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है, दुकान A और B एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये इस सप्ताह यह खिलौना का दुकान B पर 425 रुपये की सेल पर है और दुकान A पर 25% की छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों कीमतों में कितना अंतर है ये आपको बताना है। ये लाभ हानि पर आधारित प्रश्न है ना। अब इस प्रश्न को हल करने बहुत आसानी से हल कर पाएंगे हम। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न को बहुत आसानी से पढ़ना है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है।
तो हम क्या करेंगे, बी का सेल मूल्य कितना दिया है हमें, 425 रुपये, दुकान बी का, है ना। और जो जो चीज़ दे रखी है पहले वो हमारे दिमाग में, और ए का जो सेल मूल्य है वो हमें कितनी 25% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। ए का जो सेल मूल्य है उस पर क्या 25% की छूट के कारण मूल्य कितना हो जाएगा उसका, तो हम कह सकते हैं कि 540 रुपये, है ना, का 25% की छूट पर। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 540 का 25% निकालो, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, 25/100, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 की 12, और फिर हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, है ना। तो क्या है आपका 135 रुपये, ये आपका कौन सा आ गया, दुकान ए का मूल्य। अतः हम कह सकते हैं कि बी का जो है ए का मूल्य, ए पर बिकने वाली जो सामग्री है, दुकान ए पर बिकने वाली सामग्री, उसका मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 540 माइनस 135 बराबर कितना हो जाएगा, 405। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक दुकान पर कम कीमत लगाई जाती है ना। तो कम कीमत कितनी लगाई जाती है, 20 रुपये, क्योंकि 425 बी पे है और 405 ए पे है। तो 425 में से 405 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। तो हम कह सकते हैं कि दुकान ए पर जो कीमत वस्तु की 20 रुपये कम लगाई जाती है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमने बहुत आसानी समझा, जो लाभ हानि पर आधारित प्रश्न था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 क्या बोला है, 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई थी। वर्ष 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके पिछले साल कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम बहुत आसानी से हल करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया है, जनसंख्या दी है 2023 में, जनसंख्या कितनी दी है, 37,500 दी है। और आपको क्या दिया है, दूसरा दर दी है 2%, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई 2023 से 2025 में ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, क्योंकि 2025 के अंत का पूछ रहा है वो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें दो दो वर्ष का दिया है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 23 से हम 24 पे जाएं, है ना, और इसका 2% निकालें प्रत्येक वर्ष, और उसमें ऐड करते जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम 2024 तक निकाल लेते हैं, इसका 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 37,500 गुणित 2/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, है ना। और ऊपर क्या बचा आपका, 375 गुणित 2 मतलब 750। अब ये 750 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें 37,500 में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 37,500 प्लस 750, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 और 4, ये हो जाएगा आपका 38,250, 38,250 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें 37,500 में आप जोड़िए तो 38,250 हो जाएगा, ठीक। ये कब आई हमारी, 2024 तक हो गई जनसंख्या। अब हमें निकालना क्या है, 2025 तक। अब ये जो वृद्धि हुई है, इसमें हम इसका फिर 2% निकाल के इसमें जोड़ देंगे 25 में, तो कितना हो जाएगा, 38,250 का 2% निकालेंगे बटे 100, एक, तो क्या हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, है ना, ये 5 बार काट दिया। 5 से काटेंगे 3825 को, तो कितनी बार कट जाएगा,
7 पंजे 35, 500 तो 35, और फिर बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा, तो 5 छः 30, और फिर कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, 25 25, मतलब 765 आएगा। अब ये 765 को क्या करेंगे हम, वापस 38,250 में जोड़ देंगे, तो हमें 2025 के अंत तक की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको जोड़ देते हैं, 38,250 प्लस 665, तो कितना हो जाएगा हमारा, इसमें आप वीडियो पॉज करके जोड़िए। देखिए 38,250 है और उसमें 765 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 39,015। तो हम कह सकते हैं कि 2025 के अंत में जो इस गांव की जनसंख्या हो जाएगी 39,015। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को भी जो प्रतिशत पर आधारित है, इसको हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। अब हम चलते हैं इस अध्याय का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये तो वास्तविक में देखा जाए तो अपने सेल्फ मतलब स्वयं करने पर आधारित प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम आपको इसमें बता देते हैं कि मान लीजिए हमने हमारे परिवार की वार्षिक आय मान ली, मासिक आय मान ली 50,000 है, और इसमें हमने क्या करा, 5,000 मकान किराया दिया। इसमें हम हमारे मन से भर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम आपको जो बता रहे हैं वही करें। आप आपकी इच्छा के अनुसार भी आप 50,000 का ब्यौरा दे सकते हैं इसमें, कि हमने कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सा जगह पर पैसा खर्च किया है, जो 50,000 हम आय करते हैं। अब हमने मान लिया 5,000 मकान किराए पे, शिक्षा व्यय पे 1,000 मान लिया, किराना हमने 5,000 मान लिया, गैस और बिजली पर 5,000 मान लिया, है ना। इसके बाद सब्जी भाजी और दूध पर 5,000 मान लिया। ये मासिक व्यय बता रहे हैं आप, है ना। फिर हमने मोबाइल रिचार्ज पे कितना बता दिया, आप मान सकते हैं 500 मान सकते हैं, आपके अनुसार है। और मनोरंजन पे हमने 500 वे कर दिया, और अन्य पे कितना कर दिया, 1,000 कर दिया, है ना, या 10,000 कर दिया, ये मान सकते हैं। अब इनको आप टोटल जोड़िए, टोटल विवरण आपका 50,000 आना चाहिए। तो 10,000 और 10 20,000 और 10 30,000, 30,000, है ना। तो ये कितना है आपका टोटल जोड़ने पर, 32,000 आया, है ना, कुल योग। एक बार जोड़िए फिर से, 10 10 20 10 30, है ना, 31 32, 32,000 रुपये। तो अब हम अपने इन प्रश्नों का उत्तर देंगे कि कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया, कितना प्रतिशत। तो भैया देखो, शिक्षा पर व्यय कितना है, 1,000 है। 1,000 कितने में से आपने करा है, 50,000 में से, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50,000, ऊपर आ जाएगा 1,000 और इंटू 100। अब शून्य से शून्य कट गई, और बचा कितना आपके पास, 5 दूनी 10, मतलब हमने 2% आपका क्या करा, शिक्षा पर व्यय करा। फिर क्या बोल रहा है दूसरा प्रश्न, परिवार की आय का कितना प्रतिशत भाग बचत में है। तो भैया आप देखिए, 50,000 में से हमने 32,000 रुपये क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, है ना, मतलब व्यय कर दिए। तो हमारे पास बचा कितना, 18,000, है ना। तो 18,000 बटे 50,000 गुणित 100, इसका भी प्रतिशत निकालना है। तो शून्य से शून्य कट गई, है ना। अब हमारे पास बच्चा क्या, 180 बटे 5 बचा, तो 5 3 15 और 5 6 30, 36% हमारे पास शेष राशि बची हुई है खर्च करने के बाद, है ना। फिर अगला प्रश्न क्या है आपका, आप अपने परिवार की बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये आप अपने मन से लिख सकते हैं कि भाई ये जो खर्चा हम कर रहे हैं, इन खर्चों में हम थोड़ी थोड़ी कटौती करके हमारी आय बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हमेशा आवश्यक वस्तुओं को ही पर ही हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर भी हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
अब बच्चों हम अगले अध्याय के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।